तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आपका आपके ही चैनल बायो विद तोशी मैम हिंदी मीडियम में बहुत बहुत स्वागत है। यह चैनल उन सभी बच्चों के लिए है जो बच्चे कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, जो बच्चे दूर दराज इलाकों में हैं, जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, ये उनके लिए समर्पित है। मेरी तरफ से एक छोटी सी पहल कि मैं उनको अच्छे से पढ़ा सकूँ और आपको ये ना फील हो कि आप अगर आपके पास पैसे नहीं हैं या आप अगर कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप ये ना हो कि आपको उसके अभाव में पढ़ ना पाएँ ठीक से। तो मेरी यही कोशिश रहेगी कि मेरा चैनल हिंदी मीडियम इसीलिए है ताकि मैं आप लोगों को जो यूपी बोर्ड का कोचिंग को जल्दी पढ़ाता नहीं है, तो मैं सोची कि क्यों ना मैं उन गरीब बच्चों के लिए मैं कुछ हेल्प कर सकूं जो नहीं कोचिंग अफोर्ड कर पा रहे हैं, जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, जो गांव के बहुत ही छोटे तबके से आते हैं, नहीं कहीं जा पा रहे हैं। तो यह आप लोगों के लिए है बेटा। आप लोग अच्छे से ध्यान लगा के पढ़िए। मेरे से जितना भी हो सकेगा मैं आप लोग की हेल्प करूँगी। हर चीज़ जो भी आपको पूछना होगा, कोई भी डाउट होगा, कुछ भी आप लोग को मुझसे मदद चाहिए होगी, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, ठीक है बेटा। और आप लोग को वीडियो पूरा देखना, आप लोग स्किप मत करना। आप लोगों के लिए बहुत ही प्यार से बनाया गया है, तो आप लोग देखना। अच्छी लगे तो लाइक भी करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना बेटा, और सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कि आपका हमने इसके पहले सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। तो आज हम देखने वाले हैं पेलियोट्रॉपी या बहुप्रभाविता, ठीक है। जैसे कि आपको इसमें देख के समझ में लग रहा होगा कि बहुप्रभाविता मतलब बहुत प्रभावी, ठीक है, कुछ ऐसा जो बहुत प्रभावी हो। जैसे आप हेडिंग से ही निकालो थोड़ा सा तो आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। तो मतलब एक ऐसा जीन जो अकेले होकर के उस बहुत सारे चीज़ों पर प्रभावी हो सकता है, ठीक है। मतलब एक जीन बहुत सारे लक्षण को प्रकट कर सकता है। जनरली क्या होता है कि एक जीन एक या दो लक्षण प्रकट कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो एक ही जीन है। जैसे आपको मोबाइल है, आप मोबाइल में देखो तो उसमें आपके पास गेम, आप उसमें गेम भी खेल सकते हो, आप उससे बात भी कर सकते हो, आप उससे वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें ना, मल्टीटास्किंग है ना आपका फ़ोन। वैसे ही ये जो जीन है पेलियोट्रॉपी या बहुप्रभाविता, ये ऐसे ही है। आप उसको ऐसे ही मान लो कि एक अकेला जीन बहुत सारे लक्षणों को ये कंट्रोल कर सकता है, ठीक है बेटा। एक जीन जो बहुत सारे लक्षणों को प्रभावित करे उसे हम कहते हैं बहुप्रभाविता, मतलब बहुत प्रभावी। एक जीन जो बहुत सारे लक्षणों को क्या करे, प्रभावित करे, बहुत लक्षणों को प्रभावित करे, उसे हम पेलियोट्रॉपी कहते हैं, ठीक। अब आइए देखते हैं। यह वह घटना है जिसमें एकल जीन, ठीक है, एकल जीन, एक ही जीन एक से अधिक लक्षण प्रारूप अभिव्यक्त कर सकता है, ठीक है। लक्षण प्रारूप का मतलब क्या होता है, एक आपका फिनोटाइप होता है, एक जीनोटाइप होता है। मतलब एक लक्षण प्रारूप होता है जिसको आप देख के बता दो कि हाँ इसमें ये पौधा लंबा, ये पौधा छोटा है। ऐसे ही आप पुरुषों में देख के बता दो, महिलाओं में देख के बता दो कि ये पुरुष है, महिला, मतलब कुछ भी आप देख के उसको अलग से बता सको कि हाँ ये चीज़ है, ये पेड़ है, ये मनुष्य है, ये जो भी है। तो उसी को कहते हैं लक्षण प्रारूप, कि आप देख के उसको बता सको, ठीक है। तो कह रहे हैं कि एक जीन जो, अब ये शरीर के अंदर की बात हो रही है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि एकल जीन एक से अधिक लक्षण प्रारूप अभिव्यक्त कर सकता है। तो मतलब एक ही जीन है जो कई सारे लक्षणों को व्यक्त कर सकता है, ठीक। यह एकल जीन उत्पाद एक से अधिक प्रभाव व्यक्त करता है, ठीक है। एक ही जीन है और एक से अधिक प्रभाव ये व्यक्त करेगा, इसलिए इसको हम मल्टीटास्किंग भी कह सकते हैं कि ये बहुत सारे काम कर सकता है, ठीक है। आइए देखते हैं आगे। अब कह रहे हैं कि ऐसे जीन को बहुप्रभावी या पेलियोट्रॉपिक जीन कहा जाता है, ठीक है। यह जीन अधिकतर उपापचय पथ को प्रभावित करता है जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न लक्षण प्रारूप उत्पन्न होते हैं। एग्जाम्पल से समझो। उदाहरण के लिए कह रहे हैं कि फिनाइल कीटोन्यूरिया या पीक फिनाइल कीटोन्यूरिया, ठीक है। एंजाइम फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज को कोड करने वाले जीन में एकल जीन उत्परिवर्तन होने के कारण होने वाला एक विकार है, ठीक है। तो जो आपका फिनाइल कीटोन्यूरिया है, ये क्या करता है, ये एंजाइम प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, ठीक है। ये इसको कोड करता है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि एक विकार है, ठीक है। यह एक प्रकार की बीमारी है, एक प्रकार का विकार है, ठीक। अब प्रभावित व्यक्तियों में बाल और त्वचा रंजकता या पिगमेंटेशन में कमी हो जाती है और मानसिक मंदता दिखाई देती है। तो एक ही
जीन है जो क्या कर रहा है, फिनाइल कीटोन्यूरिया में जो एंजाइम है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज को कोड करता है। ठीक है, अब इसके साथ क्या कर रहा है, ये एक साथ कई लक्षणों को प्रभावित कर रहा है। जैसे वह व्यक्ति में क्या कर रहा है, बाल को और त्वचा, मतलब बाल तो अलग चीज़ हो गई और आपकी त्वचा भी क्या होगी, अलग चीज़ हो गई। तो ये क्या कर रहा है कि बाल को भी प्रभावित कर रहा है और उसकी त्वचा को भी प्रभावित कर रहा है। ठीक है, इसमें भी क्या हो जाती है, पिगमेंटेशन में कमी आ जाती है। जैसे कोई गोरा है तो और गेहुआ कलर का हो जाएगा, कोई काला है तो सांवला हो जाएगा, सांवला है तो थोड़ा गोरा, मतलब ये क्या कर रहा है, पिगमेंटेशन में उससे कमी कर दे रहा है। ठीक है, एक लेवल डाउन कर दे रहा है। तो उसके बाल में भी अगर बहुत काले बाल है तो भूरे कर दे रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्या कर रहा है कि वो बाल में और त्वचा में, मतलब दोनों ही लक्षणों को प्रभावित कर रहा है। क्योंकि जीन एक है, अगर सही मायने में काम करता है तो क्या करता है, ये सिर्फ बाल को प्रभावित करता है या सिर्फ आपकी त्वचा को प्रभावित कर सकता था। लेकिन यहाँ पे एक बात हो रही है पेलियोट्रोपी की या बहुप्रभाविता की, तो यहाँ पे एक ही जीन कई सारे लक्षण को प्रकट करेगा। ठीक है, तो कई सारे लक्षण हो गए। पहला लक्षण आपका बाल, दूसरा त्वचा की रंजकता, और तीसरा क्या रहा है, यह मानसिक मंदता भी दिखाई देती है। तो मतलब मानसिक मंदता का मतलब होता है कि दिमाग थोड़ा सा क्या हो जाना, मोटा हो जाना या बुद्धि कम काम करना। ठीक है, मानसिक विकार आ जाना। तो एक साथ इसने 3 लक्षण प्रकट किए, पहला लक्षण बाल में, दूसरा त्वचा में, तीसरा मानसिक मंदता दिखाई देती है। तो ये तीनों लक्षण प्रकट कर रहे हैं। ठीक है, और ये एक ही जीन है जो ये तीनों लक्षण दिखा रहा है। ठीक है, समझ में आया। और एग्जाम्पल देखो, कह रहे हैं इसी प्रकार मानव में दांत कोशिका अरक्ता, ठीक है, या सिकल सेल एनीमिया रोग जो असामान्य हीमोग्लोबिन के निर्माण को प्रेरित करता है के कारण निम्न प्रभाव पड़ते हैं। तो आप एक बीमारी होती है सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपका जो हीमोग्लोबिन होता है जनरली वो कैसा होता है, गोल होता है। ठीक है, लेकिन जब आपको सिकल सेल एनीमिया हो जाता है तो उसमें जो आपका हीमोग्लोबिन होता है वो ऐसे हंसिए आकार का हो जाता है। ठीक है, ऐसे हो जाता है, और जनरली आपका हीमोग्लोबिन ऐसे गोल होता है। ठीक है, और अगर सिकल सेल एनीमिया हो गया है तो आपका ये जो गोल होता है ये ऐसे कैसे हंसिए आकार का हो जाता है। ठीक है, अब आगे देखो, कह रहे हैं कि लाल रुधिर कणिकाएं मुड़कर हंसियाकार या सिकल शेप्ड हो जाती हैं, फलस्वरूप रोगियों में अरक्ता हो जाती है, मतलब रक्त की कमी हो जाती है। ठीक है, तो देखो जैसे गोल था आपका हीमोग्लोबिन, वैसे कैसा हो गया, ये हंसियाकार का हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, आपके शरीर में खून की कमी होने लगती है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि आरबीसीज की ऑक्सीजन संवहन करने की क्षमता भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो आरबीसी जो होते हैं, लाल ब्लड सेल जो होते हैं, ये ऑक्सीजन को संवहन करते हैं। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो होता है ये ऑक्सीजन को लेके आते हैं, लेके जाते हैं आपकी कोशिकाओं को, ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, जिससे हमारा जो दैनिक क्रिया होती है इसके लिए हमें एनर्जी मिलती है, तो वो सारे काम वहाँ पे होते हैं। लेकिन जब क्या होता है आपका, अब ये हीमोग्लोबिन है जो आपका आरबीसी है, अब जब ये गोल आकार ना होकर के हंसिया आकार का हो जाएगा तो इसमें क्या होगा, आरबीसी ये जो ऑक्सीजन कैरी करता है, ऑक्सीजन संवहन करने की जो उसकी क्षमता होती है ये कम हो जाती है। तो हमको जल्दी हम ऑक्सीजन नहीं ले पाते हैं। ठीक है, हमको हमको कुछ भी काम करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अगर हमें ऑक्सीजन ही कम मिलेगा तो हम अपने दैनिक जीवन में जो भी हमारे काम होते हैं, जो भी हमारा खाना पचता है, जो भी हमें कार्य करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, वो सब हमारे सेल से ही हमको मिलती है, और सेल्स काम करते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो जब ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा तो आपका काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन संवहन करने की क्षमता भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति मलेरिया के प्रति प्रतिरोधी हो जाते हैं। ठीक है, तो जिनके ब्लड में सिकल सेल एनीमिया हो जाता है उनको बहुत जल्दी क्या होता है, मलेरिया बीमारी हो जाती है। और मलेरिया कैसे होती है, मलेरिया मच्छर के काटने से होती है। अभी बरसात के दिनों में बेटा आप लोग मच्छरदानी लगा के सोया करो, और क्या किया करो, अपने आसपास सफाई रखा करो, जो नाली का पानी है उसमें मिट्टी का तेल का छिड़काव कर दिया करो, जिसमें उसमें मच्छर पनपने ना पाए। अपने आसपास सफाई रखो, किसी भी ऐसा चीज़ जिसमें पानी भर सके, स्टोर हो सके, ऐसी चीज़ों को पलट के रखो कि उसमें पानी ना जाने पाए। आप लोग तो बड़े बच्चे हो तो आप लोग को ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप लोग मलेरिया से अपना बचाव रखो। ठीक है, के प्रति प्रतिरोधी होते हैं। ठीक है, अब कह रहे हैं तो आपको समझ में आया। इसका एक अन्य उदाहरण मटर के बीज में स्टार्च मंड संश्लेषण है, जो 2 युग्म विकल्पी कैपिटल बी एवं स्मॉल बी वाले जीन द्वारा नियंत्रित होता है। तो आपको पता है कि कैपिटल जी प्रभावी कारक होता है और स्मॉल जी अप्रभावी कारक होता है, मतलब ये डोमिनेंट है और ये रेसेसिव जीन को नियंत्रित करता है। ठीक है,
अब देखिए कह रहे हैं कि इसका एक अन्य उदाहरण मटर के बीज में स्टार्च, हाँ ठीक है। अब कैपिटल बी कैपिटल डी ये क्या है, समयुग्मजी है, क्योंकि इसमें समान प्रकार के गैमीट हैं, ठीक है, तो ये समयुग्मजी है, ठीक है। अब जैसे कैपिटल बी बी और ऐसे स्मॉल बी होता है, तो ये सब क्या होते हैं, समयुग्मजी होते हैं, मतलब समान प्रकार के जो गैमीट दिखाई दे उसको हम समयुग्मजी कहते हैं। ये तो आप पीछे पढ़ चुके हो, ठीक है। अब में स्टार्च का उत्पादन कुशल रूप में होता है, ठीक है, जिससे परिणाम स्वरूप बड़े स्टार्च के कण बनते हैं। अब जब अगर ये आप कैपिटल में कैपिटल बी कैपिटल डी समयुग्मजी लोगे तो आपका जो स्टार्च बनता है वो कैसा बनता है, बड़ा, ठीक है, बड़े स्टार्च के कण आपको मिलते हैं। इसके विपरीत अगर आप स्मॉल बी समयुग्मजी में स्टार्च संश्लेषण की दक्षता क्या होती है, कम होती है, क्योंकि ये कैसा होता है, रेसेसिव होता है, और मतलब ये अप्रभावी कारक होता है, ये प्रभावी कारक होता है। तो जब आप अप्रभावी कारक लोगे समयुग्मजी अप्रभावी कारक, तो उस समय आपका जो स्टार्च बनता है स्टार्च संश्लेषण की क्षमता क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है। जब अब जाहिर सी बात है, अब जो हमारा हमने एग्जाम्पल लिया था सोमो पहलवान का और चिंटू भैया का, तो सोमो पहलवान अब मोटा तगड़ा है तो उसको ज़्यादा खाने की ज़रूरत होगी ना, तो जितना ज़्यादा खाएगा उतनी ज़्यादा वो अपनी कार्य क्षमता को दिखाएगा भी। आप उससे किसी से अगर आप चिंटू भैया जैसे किसी भी पतले सुतले इंसान से लड़ाओगे तो वैसे उठा के फेंक देगा वो। ऐसे ही हमारे चिंटू भैया हैं, तो चिंटू भैया क्या है, पतले सुतले से हैं, वो थोड़ा सा खाते भी हैं, तो उनको कोई भी क्या होगा, उठा के फेंक देगा, तो इनकी कार्य क्षमता भी क्या होगी, कम होगी। जबकि आपके सुमो पहलवान भैया की कार्य क्षमता ज़्यादा होगी, क्योंकि वो ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा काम करते हैं, जो कम खाएगा वो कम काम करेगा। मतलब ऐसा है नहीं, बहुत सारे पतले लोग होते हैं जो मोटे लोग के अपेक्षा ज़्यादा काम कर लेते हैं। लेकिन अब समझने के लिए है कि जो मोटे लोग जैसे हमारे सोमो पहलवान हैं तो और चिंटू भैया हैं, तो वो सोमो पहलवान हमारे ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा काम करेंगे, और चिंटू भैया हैं वो पतले सुतले से हैं तो वो कम खाते हैं तो वो कम काम कर पाएंगे। वो अप्रभावी कारक है चिंटू भैया, और सोमो पहलवान प्रभावी कारक हैं, ठीक है। तो अप्रभावी कारक जब हम उसमें स्टार्च देखते हैं तो स्टार्च की दक्षता क्या होती है, बहुत कम होती है, ठीक है, जिससे स्टार्च के कण छोटे होते हैं, ठीक। अब पकने पर क्या होता है कि पकने पर जो कैपिटल बी बीज थे वो गोल, और जो स्मॉल बी बीज थे वो झुर्रीदार होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये जो बीज गोल होते हैं ये प्रभावी कारक का लक्षण है, और झुर्रीदार अप्रभावी कारक का लक्षण होता है, ठीक है। अब जब उसी में से देखो, अब समयुग्मजी का तो आपने देख लिया, अब विषमयुग्मजी का देखो कि क्या होता है। विषमयुग्मजी मतलब एक कैपिटल एक स्मॉल, ठीक है, समान प्रकार के गैमीट होंगे लेकिन एक कैपिटल में होगा एक स्मॉल में होगा, ठीक है, उसी को हम विषमयुग्मजी कहते हैं। मैंने आपको डिटेल में समझा दिया कि विषमयुग्मजी क्या होता है, पिछली वीडियो में मैंने आपको सब समझाया है, ठीक है। अब देखो कैपिटल बी स्मॉल बी विषमयुग्मजी गोल बीज पैदा करते हैं, ठीक है। गोल बीज ये भी पैदा करते हैं, क्यों पैदा करते हैं, क्योंकि इसमें भी कैपिटल बी आपको दिखाई दे रहा है। तो ये जो कैपिटल बी है बेटा ये क्या कराएगा, ये आपका प्रभावी कारक दिखाता है, क्योंकि कहीं भी अगर सोमो पहलवान चिंटू भैया फाइट करेंगे, अगर सोमो पहलवान है तो वो हर जगह जीतेंगे ही। तो कहीं भी अगर आपको कैपिटल में A to Z कुछ भी दिखता है तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका प्रभावी कारक ही दिखाएगा। तो ये बीज कैसा पैदा कर रहा है, गोल बीज पैदा करता है, इसलिए लगता है कि बी प्रभावी युग्म विकल्पी है यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पे भी प्रभावी युग्म विकल्पी है। अब देखो हालांकि कैपिटल बी स्मॉल बी बीजों में स्टार्च के कण मध्यम आकार के होते हैं, मतलब इनके कंपैरिजन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो सोमो पहलवान है तो जाहिर सी बात है ज़्यादा काम होगी। अब यहाँ पे एक ही सोमो पहलवान है तो उसका आधा ही काम हो पाएगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे एक ही है तो इसके मुकाबले ये क्या होगा, मध्यम आकार का आपका स्टार्च बनता है, ठीक है। इस प्रकार जब स्टार्च के कण के आकार को अवलक्षण प्रारूप के रूप में देखा जाता है तो कैपिटल बी स्मॉल बी युग्म विकल्पी अपूर्ण प्रभाविता प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अगर उसके कंपैरिजन में देखो तो ये क्या करा रहे हैं, मतलब कैपिटल बी के कंपैरिजन में देखो तो ये अपूर्ण प्रभाविता को यहाँ पे प्रदर्शित करते हैं। मतलब कि अपूर्ण प्रभाविता का मतलब क्या होता है कि दोनों ही प्रभावी हों, कैपिटल बी भी और स्मॉल बी भी, मतलब कोई भी अप्रभावी नहीं दिखेगा। अपूर्ण प्रभाविता मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है ना, मतलब दोनों ही क्या होंगे, प्रभावी होंगे, कोई अप्रभावी नहीं होगा, ठीक है। ना कैपिटल बी प्रभावी होगा ना स्मॉल बी, दोनों ही आधा लक्षण कैपिटल बी का आएगा, आधा लक्षण स्मॉल बी का आएगा, तो दोनों ही क्या होंगे, अपूर्ण प्रभावी यहाँ पे प्रदर्शित करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि प्रभाविता जीन या उसके उत्पाद की एक स्वायत्त विशेषता नहीं है, बल्कि यह जीन उत्पाद में से एक विशेष लक्षण प्रारूप के उत्पादन पर निर्भर करती है, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि जो प्रभावित जीन होता है ये उसके उत्पाद पर ये निर्भर नहीं करता है, ठीक है, कि अब बड़ा होगा कि मोटा होगा कि छोटा होगा, गोल होगा, कैसा होगा, ये उस पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है।
तो आपको समझ में आएगा कि बहुप्रभाविता को आप अपने मोबाइल से याद करना कि जैसे आपका मोबाइल है वो बहुत प्रकार के मोबाइल से आपके बहुत प्रकार के काम हो जाते हैं। आप उससे टच भी चला लेते हो, आप उससे बात भी कर सकते हो, आप उससे कैमरा रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। तो वैसे ही आपका बहुप्रभावी जीन भी होता है। एक ही जीन, एक ही मोबाइल, बहुत सारे काम। वैसे एक ही जीन बहुत सारे लक्षण को नियंत्रित करता है, उसी को हम कहते हैं बहुप्रभाविता। ठीक, अब चलो अब इसके आगे का हम कल पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि फिर ये वीडियो हमारी बहुत बड़ी हो जाएगी। ये बहुत बड़ा है आपका। 2 जीनों की वंशागति हमने मोनो हाइब्रिड देख लिया, तो मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट में रिव्यू बता देती हूँ। मोनो हाइब्रिड हमने देखा था, यहाँ पे मोनो हाइब्रिड की बात हो रही है, मतलब यहाँ पे एक ही लक्षण को लेके हम क्रॉस कराते हैं, कोई एक लक्षण लेके हम क्रॉस कराएंगे, ठीक है, तो उसको हम मोनो हाइब्रिड कहते हैं। अब हमें क्या कराना है, डाई हाइब्रिड क्रॉस कराना है। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है कि 2 लक्षणों को लेकर के हमें क्रॉस कराना है। 2 लक्षण क्या हो जाएंगे, एक गोल एक पीला झुर्रीदार हरा। जैसे आपने देखा था कि मेंडल ने 7 प्रभावी लक्षणों पर अपने क्या किया था, प्रयोग किया था। तो उन्हीं 7 जो उन्होंने लक्षण दिए थे, प्रभावी अप्रभावी, उन्हीं 7 में से आप कोई भी 2 लक्षण उठा लो और उनका आपस में क्रॉस करा दो, तो उसी को हम कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। और उन्हीं में से कोई सी एक लक्षण का आप क्रॉस कराओगे तो उसको हम कहते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। जब 2 लक्षण को लोगे तो डाई हाइब्रिड क्रॉस, जब एक लक्षण को लोगे, मेंडल ने जो 7 लक्षण दिए थे उन्हीं में से लेना है आपको, ठीक है। अगर 2 को लिया तो डाई हाइब्रिड, अगर 1 को लिया तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस होता है। तो इसमें हमें पढ़ना है डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ना, मतलब हम कोई भी 2 लक्षण उठाएंगे, उसका हम आपस में क्रॉस कराएंगे, ठीक है। तो जो हमारा अगली पीढ़ी में बनता है उसी को हम क्या कह देते हैं, 2 जीनों की वंशागति, ठीक है, कि 2 जीन आगे जब अगली पीढ़ी में जाते हैं तो क्या लक्षण वो प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो कल इसका हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक करना और सब्सक्राइब भी कर लेना।